हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। ये हमारा टैली का चौथा वीडियो है और इस वीडियो में जहाँ से हमने छोड़ा था 2 ग्रुप्स पढ़ने के बाद, उसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। मैंने कहा था ग्रुप जो होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है सबके लिए, टैली समझने के लिए और टैली पे काम करने के लिए। क्योंकि जो भी कहानी है वो ग्रुप्स की ही है। कौन-सा चीज़ कहाँ जाएगा, किस मद में जाएगा, कहाँ पे एंट्री होगा, ये सारा कुछ कहानी कहाँ होता है? ग्रुप्स में। तो आज का जो ग्रुप है पहला, वो है करंट लायबिलिटी। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है करंट और लायबिलिटी। करंट मतलब क्या? जो अभी है, अभी अभी तुरंत का। और लायबिलिटी मतलब दायित्व। जो अभी का दायित्व है आपको देने का। किसी को दायित्व क्या होता है? कोई भी आपने कुछ लिया है किसी से, तो उसका एक दायित्व होता है कि उसको चुकाएं, उसको दे। तो वही कहते हैं करंट लायबिलिटी मतलब तुरंत का दायित्व। आपका क्या क्या दायित्व है? अब इस करंट लायबिलिटी का एक क्वेश्चन बनता है कि दीपक receive advance $5,000 in cash before service provide। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा बाएं साइड में, आप वहां से भी देख सकते हैं। मिस्टर दीपक ने एडवांस करंट लायबिलिटी, जब आप एडवांस ले लेते हैं तो आपके पास एक लायबिलिटी हो जाता है कि अब उसको नहीं बाबू, उसको खत्म करना है, वो चुकाना है, वो आपको पूरा करना है। और आपने क्या कर दिया है? एडवांस ले लिया है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए 5,000। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? तो इसकी एंट्री होगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सीआर और क्या करेंगे? डीआर। तो सीआर और डीआर, अब इस पे पलट कैसे गया? पहले तो डीआर ऊपर होता था, इसमें सीआर ऊपर हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये है रिसिप्ट वाउचर। वाउचर क्या होगा? ठीक है, रिसिप्ट वाउचर, क्योंकि हमने एक रसीद दिया है। रसीद क्या दिया है? तो एडवांस फॉर सर्विस। और डीआर में क्या उसको क्या दिया? एडवांस सर्विस के लिए ले लिया है हमने क्या? तो कैश। यहां पे जाएगा कैश इन हैंड में। ठीक है, इस टाइप की जो एंट्री होगी वो कहां होगी? तो ये रिसिप्ट वाउचर। और ये रिसिप्ट वाउचर में किस टाइप का होगा? करंट लायबिलिटी का, जिस हमने एडवांस में ले लिया है, उसका एक काम करने के लिए पैसा, एडवांस मनी। एडवांस मनी हमने ले लिया है। अब अगला है संडे क्रेडिटर्स। संडे क्रेडिटर्स में समझने से पहले पिछले ग्रुप में हमने पढ़ा था संडे डेबिटर्स, मतलब कि जिससे पैसा लेना था वो है संडे डेबिटर्स, और जिसको पैसा देना है वो है संडे क्रेडिटर्स। डेबिटर्स जो था, आपको डेबिट पे सामान लेके गया था, और क्रेडिटर्स में आपने सामान लिया है दूसरे से। टेली में मैंने बताया था कि हर काम का एक अपोजिट काम होगा, तभी तो दोनों तरफ बैलेंस चलेगा। तो वो बैलेंस चलाने के लिए संडे क्रेडिटर्स। और संडे क्रेडिटर्स में एक क्वेश्चन आता है कि दीपक परचेज ए परचेज ए नहीं, परचेज फैन ऑफ RS 20,000 on credit from वर्मा इलेक्ट्रिकल। ठीक है, मिस्टर दीपक ने फैन खरीदा है वर्मा इलेक्ट्रिकल से 20,000 रुपए का क्रेडिट पे। ठीक है, अब जब क्रेडिट पे ले लिया है तो बाबू पैसा चुकाना पड़ेगा, नहीं तो वर्मा जी आ जाएंगे पास में। तो वर्मा जी को पास में नहीं आने देना है, उनको पहले ही पैसा दे देंगे हम लोग, जब टाइम लिया है उसके पहले ही। ठीक है,
इस टाइप का जो भी एंट्री होगा वो एंट्री किस में होगा? पिछला क्रेडिटर्स का एंट्री कहां पे हुआ था? जनरल वाउचर में। जनरल वाउचर, और जनरल वाउचर में क्या हो जाएगा? डीआर किससे माल लिया गया है? तो वर्मा इलेक्ट्रिकल, और सीआर क्या हो जाएगा? कैश। और ये कैश किस में जाएगा? तो रियल अकाउंट में। अब ये रियल अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, पिछले बार नॉमिनल आया था, इस बार रियल आ गया। घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये सारा फंडा क्लियर हो जाएगा अकाउंट्स के बारे में। कौन सा अकाउंट होता है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या काम होता है, वो सारा कुछ आएगा, डोंट वरी। वो सबका एक स्टेप है, उस स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं। अब एक बहुत कमाल का चीज है प्रोविजन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टैली के लिए, किसी भी कंपनी के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रोविजन क्या है। प्रोविजन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, अब फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरुआत कब से होता है? तो ये शुरू होता है 1 अप्रैल से, और कब तक चलता है? 31 मार्च तक। ध्यान दीजिएगा, 1 साल। अब जब भी मार्च का मंथ आता है तो आपने सुना होगा या फिर आपको मिला भी होगा कि बैंक काम करना बंद कर दी। ये क्या है भाई? तो क्लोजिंग मंथ चल रहा है, अब कोई काम नहीं होगा। ठीक है, जब क्लोजिंग मंथ चल रहा है, ये मार्च 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक क्लोजिंग मंथ चल रहा है, क्लोजिंग टाइम चल रहा है। अब इस समय क्या होगा? सारी कंपनी अपना बाकी का काम रोक के अपना सारा हिसाब किताब ठीक करेगी। अब इस टाइम पे उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो काम करने वाले अपने पास एम्प्लॉय थे, जो उनका मंथली खर्चा था, वो देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना। तो उसी एंट्री को कहते हैं प्रोविजन की एंट्री। मतलब कि 1 से 31 तक कोई काम करेगा, उसका महीना मंथली क्या है, और रूम रेंट क्या है, उसके बाद बिजली बिल क्या है, कन्वेंस फी क्या, जो भी खर्चा होता होगा उनका महीने का, वो खर्चा होगा प्रोविजन। ठीक है, अब इस प्रोविजन के बाद जो भी खर्चा होगा वो है प्रोविजन। अब इस प्रोविजन के बाद आएगा नेक्स्ट में ड्यूटी एंड टैक्सेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ड्यूटी और टैक्सेस क्या है। तो कंपनियों में बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, बहुत सारा उनको टैक्स देना पड़ता है, जैसे एक्साइज टैक्स, जीएसटी, इस टाइप का जो भी टैक्सेस लगता है उन्हीं को कहते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस। अब तो वैट खत्म हो चुका है, और कहीं कहीं वैट लगता भी है, जैसे पेट्रोल पंप वगैरह पे वो वैट पे चलता है अभी, तो वो वैट भी इसी टैक्सेस के अंदर आता है। सर्विस टैक्स इसी के अंदर आता है। तो ये है ड्यूटी एंड टैक्सेस। अब आगे चलते हैं। अब चौथा जो ग्रुप है वो आ जाता है लोन अकाउंट। और लोन अकाउंट जो है वो किसी भी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी इंसान के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें 2 सब ग्रुप आते हैं, एक सिक्योर्ड लोन और एक अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन, जब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक क्या कहता है कि आप कोई कागज रखिए, जमीन का कागज रखिए, कोई एफडी है तो बताइए, घर का कोई कागज है तो बताइए, आपने कोई लोन लिया है कि नहीं लिया है वो बताइए। तो ये है सिक्योर्ड। उसके सिक्योर्ड का मतलब कि उसके बदला में कोई ना कोई दस्तावेज रखा जाएगा, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपसे बैंक लेगी, वही है सिक्योर्ड लोन। और दूसरा हो जाता है अनसिक्योर्ड लोन,
जिसमें कोई दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। ये आप अपने दोस्त साथी से लेते हैं, वो आके आपके गुडविल पे डिपेंड करता है कि आपका बर्ताव कितना अच्छा है। यदि जो आपका बर्ताव अच्छा नहीं है तो आपके दोस्त साथी भी लोन नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसके लिए अनसिक्योर्ड लोन है जब आप किसी दोस्त साथी से लेते हैं, और जब किसी लोन को आप बैंक वगैरह से लेते हैं जिसमें कोई कागज रखना पड़ता है, कोई जमीन का डॉक्यूमेंट रखना पड़ता है, वो है सिक्योर्ड लोन। अब यहाँ पे आता है फिक्स्ड एसेट्स, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। इन सब ग्रुप्स का कोई अब सब ग्रुप नहीं है, ये डायरेक्ट डायरेक्ट है, सीधा सीधा ग्रुप है, इसमें कोई पार्ट नहीं है। फिक्स एसेट्स, सबसे पहला फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स का मतलब क्या है कि आपका जो कंपनी है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा सामान रहता है जो बिकता नहीं है, उसका आप यूज करते हैं, और वो यूज उसके टाइम बाय टाइम उसका यूज कम होते जाता है, मतलब कि वो खत्म होते जाता है, वो है फिक्स एसेट्स। जैसे कि आपने कंप्यूटर ले लिया, तब उस कंप्यूटर का क्या काम करेंगे, हर साल कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, और काम करेंगे तो हर साल उसका कुछ ना कुछ लाइफ कम होगा, तो वो होता है फिक्स एसेट्स। अब इस फिक्स एसेट्स पे एक क्वेश्चन आता है कि दीपक परचेज ए कंप्यूटर ऑफ RS 25,000 कैश, ठीक है, फॉर ऑफिस यूज। ध्यान दीजिएगा कि मिस्टर दीपक ने कंप्यूटर तो खरीद लिया, लेकिन इसका काम बेचने का नहीं है, ये ऑफिस के यूज के लिए है, ये ऑफिस के लिए। सेल जब बेचने के लिए होगा तो वो सेल परचेज हो जाएगा, नहीं वो नहीं, ये ऑफिस के यूज के लिए है। और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले जब पेमेंट किया है तो क्या कर, खरीदा है तो पेमेंट तो किया होगा ना भाई, तो पहले वाउचर क्या हो जाएगा, पेमेंट वाउचर, और इसमें एक डीआर हो जाएगा और एक सीआर हो जाएगा। डीआर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर, और इस कंप्यूटर को क्या करेंगे, ब्रैकेट में ऑफिस यूज, ठीक है, और सीआर में क्या हो जाएगा, कैश। मतलब कि इसको कैसे खरीदा गया है, तो कैश में खरीदा गया। मैंने बताया था कि मिस्टर दीपक ना लिख के कैश क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो कैश का काम हो रहा है वो किसका है, कंपनी, तो मिस्टर दीपक का, और मिस्टर दीपक क्या करते हैं, उसमें सामान खरीदते हैं और बेचते हैं खुद के बिहाफ। अब आता है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या है कि आपने सीधा पहले समझिए, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम मीन्स कि आपने सामान बेचा, पैसा लिया, बात खत्म, प्रॉफिट जो आ गया हो गया आपका। और इस प्रॉफिट का यूज जो होता है सीधे ग्रॉस प्रॉफिट पे जाके इफेक्ट करता है इसका। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, तो जब साल भर में जो भी आपने प्रॉफिट कमाया उसके बाद आपका खर्च काट के जो बचता है वही ग्रॉस प्रॉफिट है। टोटल इनकम, उसमें से काट दिया गया जो आपका खर्च है, उसके बाद जो फायदा बचा वही है ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट, सॉरी माय मिस्टेक। डायरेक्ट इनकम क्या है, तो इसमें इसका सीधा असर पड़ता है नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट मतलब क्या, कि आपने सामान खरीदा, फायदा लिया, बेच दिया, ठीक है। अब ये है नेट प्रॉफिट, क्या होता है कि आपने साल भर में जितना सामान खरीदा और बेचा उस पर जो फायदा लिया, और उस फायदा को अपने कॉस्ट से जो भी खर्च था आपका काटने के बाद जो बचा वही है नेट प्रॉफिट। और ये जो डायरेक्ट इनकम है ये डायरेक्ट किससे मिला रहता है, तो नेट प्रॉफिट से। और इनडायरेक्ट इनकम किससे मिलता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट से। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ओवरऑल जितना इनकम आया वो है ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट में से जो आपने एक्सपेंस काट दिया तो वो बचा नेट प्रॉफिट, मतलब कंपनी का शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट, और ओवरऑल सारा मुनाफा ग्रॉस प्रॉफिट। अब डायरेक्ट इनकम क्या आता है कि आपने एक सामान लेके
₹4 का सामान लिया और ₹6 में बेच दिया। ये है परचेज और ये है सेल। तो आपको फायदा कितना हुआ? ₹2 का हुआ ना। तो यही है आपका डायरेक्ट इनकम। और ये ₹2 का जो इनकम है वही डायरेक्ट इनकम है। अब इनडायरेक्ट इनकम क्या है? तो इनडायरेक्ट इनकम वो है जिससे आपकी कंपनी के इनकम का कोई खास मतलब नहीं होता है। जैसे आपने बैंक में कुछ पैसे रखे हैं और उसका कुछ इंटरेस्ट आपको मिल गया, उसका कोई अभी चांस नहीं था, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी के बिजनेस से उसका कोई रिलेशन नहीं है, आपने वो आपको बेनिफिट मिल गया। आप कोई सामान खरीदने गए, आपको उसका कुछ छूट मिल गया, कुछ कंसेशन मिल गया, कुछ कमीशन मिल गया, वो आपका है इनडायरेक्ट इनकम, जो सीधे असर करेगा ग्रॉस प्रॉफिट पे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सब क्लासें अच्छी लग रही होंगी, आपको समझ में भी आ रहा होगा क्या पढ़ाई चल रहा है, कैसे चल रहा है, और हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे इन चीजों को समझ रहे हैं। ज्यादा फास्ट चलने से कंफ्यूजन हो जाएगा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जब भी आप इस वीडियो को देखते होंगे, आप कॉपी कलम लेके जरूर बैठते होंगे उसको लिखने के लिए, क्योंकि अब जब आप लिख लीजिएगा तो आपके लिए वो परमानेंट हो जाएगा। और मैंने कहा था कि ये जब वीडियो सीरीज खत्म होगा तो टैली फिर आपके लिए कुछ नहीं रह जाएगा, आप टैली के मास्टर हो जाएंगे, क्योंकि हम टैली में इसमें कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे। और उसके साथ, उसी उम्मीद के साथ, उसी विश्वास के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। और कल के क्लास में जो भी हमारा ग्रुप्स का बाकी है वो सब कल खत्म कर देंगे, और उसके बाद परसों से अगली कहानी होगी। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।